नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 5 मई, विशेष दिन, दुनिया के पैमाने पर विशेष दिन। दुनिया को एक नई दिशा देने वाला, दुनिया का इतिहास बदल देने वाला, दुनिया के इतिहास को व्याख्यायित करने वाला, दुनिया का भूगोल बदल देने वाले एक मनीषी आज पैदा हुए थे 5 मई 1818 को, कार्ल हेनरिक मार्क्स। ये नाम अपने आप में रोमांच पैदा कर देता है। ये आदमी जब मैंने ये दुनिया में ये आए तो उस समय तमाम शोषण, पीड़न, उत्पीड़न, तमाम तरीके की और पूरा साम्राज्यवाद और राजतंत्र हावी था, पूरी दुनिया के पैमाने पर हावी था। और इन्होंने कहा कि मजदूरों का शासन होना चाहिए। उस समय लोगों ने कहा, मजाक उड़ाया कि मजदूर भी कभी शासन कर सकता है, मजदूर भी कभी सत्ता में आ सकता है, मजदूर कभी शासन के बारे में सोच सकता है। लेकिन इतिहास बदला और इन्होंने अपने उस सिद्धांत को, अपने उस वैचारिकी को जमीन पर भी उतारा। ये ऐसे आदमी थे जो सिद्धांतकार भी थे, दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे, समाजशास्त्री थे, पत्रकार थे, राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्येता थे, समाजवादी क्रांतिकारी थे और सबसे बड़ी बात जो इनके लिए सबसे पहले कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। आज उनकी जयंती है। पूरी दुनिया में दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा देने वाले दुनिया के जितने मेहनतकश लोग हैं, उनके आदर्श प्रेरणा स्रोत कार्ल मार्क्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच वैसे ही जुझारू साथी, संघर्षशील साथी और मार्क्सवाद के प्रति, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध किसान नेता, मजदूर नेता कॉमरेड बादल सरोज जी हमारे साथ हैं। आपका कॉमरेड बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे बहुजन संवाद के श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। कॉमरेड, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। मार्क्स के बारे में तो पूरा साहित्य की कोई विधा, लेखनी की कोई विधा, अध्ययन का कोई विधा ऐसा नहीं बचा है जो मार्क्स के को अनुपस्थित करके मार्क्स के बिना पूरा किया जा सके। चाहे वो भौतिक शास्त्र हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, अध्ययन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो मार्क्स की जिस पर छाप न हो, मार्क्सवाद का जिस पर पुट न हो, मार्क्सवादी दृष्टि से जिसका विश्लेषण न किया जाता हो। लेकिन हम केंद्रित होते हैं अपने देश के ही मार्क्सवादी आंदोलन पर और खास करके समाजवादी आंदोलन पर, जो उन्होंने धारा विकसित की। उसके पहले भी धाराएं थी समाज के बारे में और मजदूरों के बारे में और ये मेहनत कशों के बारे में, तरह तरह की व्याख्याएं चल रही थी। लेकिन मार्क्स जो व्याख्या लेके सामने आए वो व्याख्या, और फिर उसके बाद उस व्याख्या के आधार पर अपने सोवियत यूनियन में ये कहा जाता है कि कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में पहली क्रांति हुई, उनको पहली हमने जमा बनाया गया। लेकिन वहीं भारत का भी अपना एक विशेष योगदान है कि भारत वो पहला देश था, वो पहला प्रांत था, वो पहली सरकार बनी जो बहुदलीय प्रणाली के अंदर बाकायदे बैलेट पेपर के द्वारा निर्वाचित होकर के सरकार बनी। वो कम्युनिस्टों की सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जो विशुद्ध रूप से मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित थी। वो हमारी केरल की हमारी सरकार बनी। तो कॉमरेड, इसी संदर्भों में हम आज आप कार्ल मार्क्स को किस तरीके से याद करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं 2-3 मिनट में आपकी इस पृष्ठभूमि को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। मार्क्स एक बहुत बड़े कवि भी थे, मार्क्स बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे। जो आपने कहा ना, कोई भी विधा उनसे छूटी नहीं थी। वो एक ऐसे विचार को लेकर आए थे जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में युगांतरकारी बदलाव एक तो वो हुआ था जब मनुष्य ने खेती करना सीखा, दूसरा वो हुआ था जब पहिए का आविष्कार हुआ, और तीसरा वो हुआ था जब भाप का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के रूप में लोग आए। उसी तरीके से जीवन शैली और शासन प्रणाली और मनुष्यता को इतना ज्यादा प्रभावित करने वाला एक बड़ा परिवर्तन मार्क्स का वो विचार था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमेशा से रही है, ये बदलती है।
मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें, भारत के परिप्रेक्ष्य पे आने के पहले, कि मार्क्स पहले आदमी नहीं है जिन्होंने कहा कि मजदूर राज करेगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े योद्धा सन्यासी हुए हैं जिनका नाम था विवेकानंद। विवेकानंद जी ने अमेरिका की दूसरी यात्रा से लौटने के बाद वर्णाश्रम के रूपक में इस बात को कहा था कि एक जमाना था जब जिनके पास बुद्धि थी वो राज करते थे, जिनके पास शक्ति थी वो राज करते थे, आज जिनके पास धन संपदा है वो राज कर रहे हैं, लेकिन अब अगला जमाना जो आएगा उसमें वो राज करेगा जो मेहनत करता है, मजदूर राज करेंगे। उन्होंने उसको वर्णाश्रम के रूपक में शूद्र कहा था, लेकिन आइडिया उनका वही था कि अब ये शोषण वाले राज नहीं चलेंगे, मेहनत वालों के राज करें। मार्क्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने इस सदाशयी बात को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि ये किस तरीके से हो सकता है। मैं केवल 2 मिनट लूंगा आपके। मार्क्स की का मूल्यांकन अगर हमें करना है तो मार्क्स की कसौटी पर कसकर ही देखना होगा। मार्क्स ने ये कहा था कि किसी भी चीज को वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर देखो, तो मार्क्स ने जो 4 मुख्य फंडामेंटल्स दिए थे, क्या वो चारों आज मार्क्स के जाने के इतने वर्षों बाद भी प्रामाणिक है, सत्य है? अगर हम नोबेल पुरस्कार जो मिले हैं पिछले मार्क्स के जाने के बाद से, उनको अगर देखते हैं तो उन्होंने मार्क्स के उस सिद्धांत की पुष्टि की है कि पदार्थ ही सर्वश्रेष्ठ है, पदार्थ ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब पदार्थ के रूप है। अभी जो नई वो आई है जिसमें ये कहा जाता था कि मनुष्य का विकास किसी ऊपर वाले ने किया, उसमें जो सिद्धांत है डार्विन का कि श्रम की ही महत्ता, श्रम के ही चलते आदमी का विकास हुआ है, मानव का विकास हुआ है, पूरी सृष्टि का विकास हुआ है। श्रम में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाहरी कोई दैवी शक्ति ऐसी नहीं है जिसने इसका विकास किया है। जी, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पूंजी का जितनी तेजी के साथ केंद्रीकरण हो रहा है, ये भी मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई है। आखिरी मार्क्स का जो नया योगदान था वो ये था कि गतिशीलता जो होती है समाज के परिवर्तन की, वो 2 विरोधी वर्गों के बीच में संघर्ष के रूप में होती है, और आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि वो संघर्ष जारी है। तो मार्क्स के जो चारों फंडामेंटल्स थे वो पुराने नहीं पड़े हैं, वो सही साबित हुए हैं। अब आता है वो प्रश्न कि भारत जैसे देश में, जहां पर 1957 में ही, आजादी के 10 साल में ही पहली बार एक मार्क्सवाद में विश्वास करने वाली पार्टी की सरकार बिना क्रांति के बन गई थी बैलेट पेपर्स के जरिए, उसके बाद आज समाजवादी आंदोलन का हश्र इस देश में क्या है? मेरे ख्याल से आप यही पूछना चाहते थे। जी जी जी। हाँ, तो मेरा मानना है कि इसके लिए हमें 2 तरीके के मूल्यांकन करने होंगे। एक तो होता है वस्तुगत मूल्यांकन, दूसरा होता है मनोगत मूल्यांकन। वस्तुगत मूल्यांकन मतलब ये कि जिस तरीके के हालात इस देश में है, क्या मार्क्सवादी और समाजवादी आंदोलन ने उन हालातों को समझकर उनके अनुकूल अपनी कार्यनीति बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की? एक। और दूसरा होता है सब्जेक्टिव, मनोगत। उसका मतलब यह कि क्या उस तैयारी के अनुरूप जो काम हमें करना चाहिए था, संघर्ष करने चाहिए था या लोगों को लामबंद करना चाहिए था, वो काम हम लोगों ने किया। मुझे लगता है इन दोनों मसलों पर जब हम आकलन करने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक चूक तो हमसे हुई है मार्क्स को समझने में। हालांकि बाद में उस चूक को ठीक कर लिया गया, हालांकि वो चूक दस्तावेजों में कभी नहीं रही, व्यवहार में रही, और वो ये रही कि हम भारत की उस विशिष्टता को नहीं समझ पाए लंबे समय तक। समझ भी गए तो उसको व्यवहार में इंटीग्रेट नहीं कर पाए, और वो ये था कि यहां पर वर्गों का विकास वर्ण की श्रेणी के अंतर्गत भी हुआ है। इसलिए यहां का जो जाति के शोषण का प्रश्न है या जाति के ऊंच नीच का जो प्रश्न है, उस जाति के ऊंच नीच के प्रश्न को हम उसके वर्गीय स्वरूप के साथ नहीं जोड़ पाए। हम इन दोनों को अलग करके देखते रहे, जबकि जाति अपने आप में वर्गीय शोषण का प्राचीनतम और सबसे ज्यादा मजबूत रूप रहा। जब तक इन दोनों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम जाति के सवाल को अलग से उठाएंगे जैसे कि कोशिश की गई समाजवादी आंदोलन की एक धारा के रूप में, और अभी जो बहुजन समाज आंदोलन के रूप में अलग से उठाकर हम अगर उन्हें आर्थिक प्रश्नों के साथ, आर्थिक वर्ग के रूप में उनकी जो हैसियत है उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, तो वो एक
एक तरफा संघर्ष होगा जो हमें मंजिल तक पहुंचा पाने में कामयाब नहीं होगा। और दूसरा भटकाव ये है कि हम केवल आर्थिक सवालों को लेकर ही लड़ेंगे, और ये जो सामंती अवशेष है हमारे यहाँ पर जाति का और वर्ण का, उसके साथ अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो ये भी आंदोलन एक तरीके से एक तरफा रह जाएगा। केरल ने इन दोनों सवालों को लेकर उस जमाने से लड़ाई लड़ी। ईएमएस नंबूदिरीपाद साहब के नेतृत्व में 1957 में सरकार ऐसे ही नहीं बन गई थी। वो आजादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे और उसी के साथ साथ एक व्यापक मोर्चा बनाकर मार्क्सवादी लोग शूद्रों को और दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने की लड़ाई भी लड़ रहे थे उसी जमाने में। जबकि वो कहने के लिए वो लोग नास्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने इस सवाल को लिया था कि ये गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जातीय शोषण के अनेक रूपों के खिलाफ भी संघर्ष किए और आर्थिक सवाल पर भी संघर्ष किए, जिसकी वजह से वो वहां पर सरकार बना पाने में कामयाब हुए। यही काम कालांतर में पश्चिम बंगाल में भी हुआ, आंध्र प्रदेश में भी हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, त्रिपुरा में भी हुआ। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर, खासतौर से हिंदी पट्टी में, इस जातिवाद के, वर्णाश्रम के साड़ को हम सींग से नहीं पकड़ पाए, जिसका नतीजा ये निकला कि मनुस्मृति में विश्वास करने वाले लोग आज इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए। मुझे लगता है कि इस हिसाब से हम लोगों को आकलन करना चाहिए। जी। अच्छा कमरेड, अगर उन संदर्भों में अगर हम देखें तो अब जैसे कार्ल मार्क्स अपना कहते थे कि पूंजी का विकास कैसे होगा, पूंजीवाद का विकास कैसे होगा, समाज का जो विकास क्रम है, अब वो अपना पूंजीवाद जब अपने चरमोत्कर्ष पर आएगा तब उसके बाद अपना समाजवाद आएगा। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें और खास करके भारतीय संदर्भ में देखें तो पूंजीवाद तो है नहीं है, पूंजीवाद का तो विकास ही नहीं हो पाया। भाई पूंजीवाद का मतलब ये कल कारखाने लगेंगे, उसमें मजदूर वर्ग बनेगा, मालिक वर्ग बनेगा, फिर मजदूरों का शोषण होगा। लेकिन यहाँ पर तो कल कारखाने सब बंद होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर तो पूंजीवाद का जो विकसित स्वरूप बन के आया वो यहाँ कारपोरेट पूंजीवाद बन के आया, लंपट पूंजीवाद बन के आया। तो फिर ऐसी हालत में तो ये आज की तारीख में पूरा पूरा देश, ये हमारा घर परिवार अपना सब जो मशीनरी हो गया, सब कारखाना बन गया है। आज की तारीख में मजदूर तो अपने घर में रह करके 24 घंटे आजकल वो मजदूर काम कर रहा है। तो इन सारे संदर्भों में आज मार्क्स को किस तरीके से उनके जो श्रम के नियमों को और जो श्रमिकों के शोषण को से किस तरीके से आज लड़ा जा सकता है? जी कॉमरेड। जी कॉमरेड, आज जो श्रम की स्थिति बनी है, श्रमिकों की स्थिति बनी है, कल कारखाने खत्म हो गए हैं। अब तो घर से काम हो रहा है और घर में हमारा मजदूर जो है, चाहे वो अपना गिग वर्कर हो या अपना जो कर्मचारी हो या वो हो, तो घर से ही पूरा काम कर रहा है और पूरी ऑफिस, पूरा घर ही अब उसकी ऑफिस हो गई है। घर ही नहीं रह गया। घर का मतलब होता था कि आदमी जो तो कल कारखाना रहेगा, ऑफिस रहेगा, वहां काम करेगा और फिर वहां से निकल करके जब वो घर में आएगा तो अपना सुकून की सांस लेगा। वहां पर 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो भी था, वहां पर एक काम का अपना निश्चित था और वहां पर अपना मजदूर जितना काम करता था उस हिसाब से अपना भुगतान ले लेता था और उस भुगतान के लिए पूरा संघर्ष होता था कि हमारा शोषण न होने पावे। लेकिन आज जो स्थिति बनी है, आज तो जो घर से काम करता है आदमी और घर ही उसका ऑफिस हो गया है, घर ही उसका कारखाना हो गया है, तो यह तो शोषण का रूप पूरा बदल गया है। और आज सामाजिक सुरक्षा के नाम पर ये समाजवादी लोग लड़ते रहे हैं, मार्क्सिस्ट लोग लड़ते रहे हैं। तो आज तो सामाजिक सुरक्षा का तो कहीं मामला ही नहीं है। वो आपाधापी मची हुई है और खास करके हम देखें कि तो ये अपने जो गिग वर्कर है वो तो 24 और वो किसी के नौकर में नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपको जब काम करना है तब काम कीजिए, जब आपको अपना चुप रहना है, बैठना है, बैठ जाइए। तो यह जो शोषण का जो नया तरीका निकला है कारपोरेट पूंजीवाद के तहत, लंपट पूंजीवाद के तहत जो ये शोषण का तरीका निकला है, इसमें से हम किस तरीके से मार्क्स के विचारों को, मार्क्सवादी सिद्धांतों को हम इसमें किस तरीके से लागू करवा सकते हैं। तो यह आज दुनिया के पैमाने पर ये समस्या दुनिया की हो गई है। अमेरिका में बैठा हुआ कारखाना है, मालिक है, हमको भारत में हमको नियंत्रण करता है अपने कार्यकर्ता को, उसको ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है।
वो हमारा ही घर हम एक टूल लेकर के हम सामने बैठे हुए हैं और वहां से वो हमको कंट्रोल कर रहा है। तो इन स्थितियों में आज देश में शोषण का भी तरीका बदल गया है और ये पूरा काम करने का पूरा ये तौर तरीका बदल गया है। तो इन संदर्भों में भी आज हमको देखना पड़ेगा कि हमारा वह समाजवादी सिद्धांत, वो हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, आज की तारीख में राज्य जो है उससे भाग रहा है। वो अपने सामाजिक दायित्वों से, ये सुरक्षा के दायित्वों से भाग रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जो आवश्यक है हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को, उससे हमारी सत्ता भाग रही है, उससे हमारी सरकार भाग रही है और उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तरह तरह के विभेद जो पैदा किए जाते हैं। और खास करके भारत में आपने जो भी बताया कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वह वर्ण व्यवस्था भी वो कहीं ना कहीं से वर्गीय आधार पर ही है। वर्ण भी हमारे यहाँ, जातियां भी हमारे यहाँ श्रमशील जातियां हैं। जो जितना ही ज्यादा श्रम करता है वो उतना ही ज्यादा उपेक्षित है। हमारे यहाँ जो छोटी जातियां हैं, निचली जातियां हैं, जो सबसे ज्यादा श्रम करती हैं, ये आपने ये खेती किसानी में है तो जो हमारा खेत मजदूर है वो हमारा ये सबसे ज्यादा श्रम करता है, लेकिन उसको सबसे कम मजदूरी भी मिलती है, उसको सुविधाएं भी सबसे कम मिलती हैं। तो इन सारे संदर्भों में समाजवादी दर्शन जो है, समाजवाद के लोग, समाजवादी दर्शन, समाजवादी आंदोलन इन सारी चीजों को समेट नहीं पा रहा है। इन सारी चीजों को समेटने का काम अगर हो सकता है तो वह वैज्ञानिक समाजवाद के ही अंदर आ सकता है। लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद के चाहने वाले लोग भी समाजवाद के उन सारी धाराओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं, और जबकि इसको जोड़ना चाहिए। तो ये जो अपने भारत में जो हमारा समाजवादी आंदोलन है, इनको जोड़ने के लिए मार्क्स को या उनके अनुयायी, उसके बाद अपने लेनिन हुए या और भी सारे साथी हैं, तो उनके प्रयासों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जहां तक पूंजीवाद का सवाल है, पूंजीवाद का मुख्य गुण होता है शोषण, अधिक शोषण और अत्यधिक शोषण। उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी के बदलने के बाद उत्पादन की नई नई तरीके की पद्धतियां विकसित हो जाती हैं, और ये जितनी भी नई पद्धतियां विकसित होती हैं, जिनका आपने जिक्र किया कि अमेरिका में बैठे हुए हैं और हमारे साइबर पुलिस हिंदुस्तान में बैठकर काम कर रहे हैं, वो जितनी भी उनकी नई पद्धतियां आती हैं वो शोषण की तीव्रता को पहले की तुलना में बढ़ाती हैं। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि हमारे जो साइबर पुलिस जिनको कहा जाता है अमेरिका में या जर्मनी में या फ्रांस में, जिन्हें हम अपने कहते हैं कि वो यहाँ पर बैठ के रात में उनकी बैंकों के सारे काम को अपडेट करने का काम करते हैं, उनकी डाटा एंट्री का काम करते हैं, उनकी अकाउंटेंसी का काम करते हैं। आज से 11 साल पहले विश्व बैंक ने एक आंकड़ा छापा था जो इस बीच में और ज्यादा बढ़ गया है। उनका ये कहना था कि जिस काम के लिए अमेरिकन बैंक्स अमेरिकन एम्प्लॉइज को 2 वीकडेज की छुट्टी के बाद प्रति घंटा $50 का भुगतान करते हैं, वही काम भारत में या तीसरी दुनिया के देशों में पूरे 8 घंटे 10 घंटे में भी $50 का भुगतान नहीं किया जाता। तो नई टेक्नोलॉजी से, इस तरीके के काम के विकेंद्रीकरण से उन्होंने शोषण की तीव्रता को और आमदनी को और ज्यादा बढ़ाया है। तो ये पूंजीवादी शोषण का रूप बदला नहीं है, बल्कि पूंजीवादी शोषण और ज्यादा तीव्र हुआ है नए तरीके की उत्पादन प्रणाली का इस्तेमाल करके। मार्क्स ने इस बात की कल्पना की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो ये कहते हैं कि पूंजी अपने मुनाफे के लिए देशों की सीमाओं को लांघती है और पूरी दुनिया भर में जहां उसको सस्ता श्रम मिलता है वहां पर जाती है। तो अब एक बात तो ये कि ये मार्क्स के सिद्धांत की एक तरीके से अपडेटिंग है कि मार्क्स ने जो कल्पना की थी वो हो गया। नए तरीके के वर्किंग क्लास पैदा हो गए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नए तरीके के मजदूर वर्ग, नए तरीके की प्रक्रिया में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनको संगठित करने के लिए आपको नए तरीके की कार्यनीति अपनानी होगी। लेकिन ये जो बीच में आपने एक बात कही कि वो उसका मन करे तो वो काम करता है, उसका मन करे तो वो काम नहीं करता, ये नहीं है। उसका मन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसको काम करना पड़ता है। एक आध दिन की छुट्टी अगर वो मना लेता है तो अमेरिका में बैठा हुआ मैनेजमेंट भी उसकी यहाँ पर खबर ले लेता है और उसकी नौकरी छीन लेता है। हमारे जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कंपनियों की ओर से मुफ्त में एंड्रॉयड के महंगे महंगे मोबाइल मिले थे, वो बड़े खुश थे कि कंपनी ने हमको मोबाइल दिया है।
लेकिन आज वो सबसे ज्यादा दुखी है कि वो उस मोबाइल से मैनेजमेंट उनसे बेंगलोर से पूछता है कि किस डॉक्टर के यहाँ बैठे हो, फोटो भेजो, हर रोज रिपोर्ट भेजो। तो एक तरीके से उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसको गुलाम बनाने के लिए, उसकी बेड़ियों को मजबूत करने के लिए किया है। इसमें नए तरीके के आंदोलन विकसित होने चाहिए। बाकी जो आपने बात कही कि हम कर क्या रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दौर दो तरीके की चीजों का सिग्निफिकेंट दौर है। एक जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो समाज को पीछे ले जाने वाली ताकतें हैं, जो अडानी और अंबानी की और अमेरिका की कंपनियों की पूंजी और मुनाफे को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने वाली ताकतें हैं, वो मजबूत हुई हैं, वो सत्ता के शीर्ष पर आई हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये बीच वाला जो रास्ता है वो खत्म हुआ है। जो इसके विरोध की ताकतें हैं, वो ताकतें आज भले ही पार्लियामेंट में कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश का एजेंडा वही सेट कर ले। ये किसान आंदोलन क्या था, ये पूरे देश भर में वर्किंग क्लास की जो स्ट्राइक्स चल रही है वो क्या है, ये पूरे विश्वविद्यालयों में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के को लेकर जो संघर्ष चल रहा है वो क्या है। तो एक तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है और ये जो बीच का रास्ता था वो खत्म हुआ है। मैं एक ताजा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि इस देश में पूंजीपतियों की, बड़े पूंजीपतियों की सबसे भरोसेमंद पार्टी रही है, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज राहुल गांधी किस तरीके के भाषण दे रहे हैं, आज वो अडानी को, कॉर्पोरेट को, अंबानी को और कॉर्पोरेट की लूट को बाकायदा सिंगल आउट कर रहे हैं। आज वो पार्टी जो है, अगर आप इस कर्नाटक चुनाव के मैनिफेस्टो को देख लेते हैं तो आप ये पाते हैं कि वो उन तमाम सारी चीजों को लेकर आई है जिसके लिए कभी कॉमेडी एम एस नंबूदरीपाद ने, डॉक्टर लोहिया ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने मांग की थी। आज वो मैनिफेस्टो लेकर आई है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ शोषण वाली ताकत वर्चस्व में आई है तो उनके विरोध में पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ को छोड़ दीजिए, लेकिन जनता के बीच में आज वामपंथ और समाजवादी आंदोलन की स्वीकार्यता बढ़ी है। सवाल यह है कि हम इसको किस हद तक राजनीतिक कंसोलिडेशन में बदल पाने में कामयाब होते हैं। उसके लिए कुछ हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रयोग हुए। आपकी वेबसाइट के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि भाई आप 1920 में आपकी पार्टी बनी, केरल में, पश्चिम बंगाल में, यहां वहां तो रहे आप, लेकिन बाकी पूरे देश भर में इंपैक्ट क्यों नहीं छोड़ पाए। वो लोग ये भूल जाते हैं कि बाकी के देश में, खासतौर से उत्तर भारत में, हिंदी भाषी राज्यों में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में, गुजरात में, कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर आंदोलन था समाजवादी आंदोलन, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में। इसलिए इन इलाकों में अगर बीजेपी और आरएसएस मजबूत हुआ है तो इसके लिए हमें फांसी पर, कम्युनिस्टों को फांसी पर चढ़ाने के पहले ये भी थोड़ा सा आकलन करना चाहिए कि समाजवादी आंदोलन कहां गायब हो गया। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हमें तात्कालिकताओं से बचना पड़ेगा। तात्कालिकता क्या है? तात्कालिकता यह है कि ये चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। समाजवादी आंदोलन के साथ ये दिक्कत रही कि उन्होंने तात्कालिक रूप से राजनीतिक समीकरणों को हल करने के लिए कोशिश की, जबकि वो दूरगामी रूप से समाज के सुधार के या समाज के कुरीतियों के खिलाफ या पॉलिसी स्ट्रक्चर को लेकर जो संघर्ष कर सकते थे वो नहीं किया। इसलिए हमें उसकी ओर लौटना पड़ेगा, बेसिक्स की ओर लौटना पड़ेगा और ये तात्कालिकताओं का मोह छोड़ के कुछ गंभीर लड़ाइयां हम लोगों को करनी पड़ेगी, समाजवादी और वामपंथियों को, और इसके लिए उनका मिलना जरूरी है। मुझे लगता है पिछले 9 वर्ष, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, पिछले 9 वर्षों में समाजवादी और वामपंथियों के बीच में एकजुटता पहले से बहुत मजबूत हुई है और वो एकजुटता आगे आने वाले दिनों में संभवतः राजनीतिक सुदृढ़ीकरण की ओर भी, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की ओर भी बढ़ेगी। लेकिन हमें दोनों काम करने होंगे। हमें तात्कालिक रूप से जो आग लगी है उस आग को भी बुझाने के लिए जिस तरीके का भी पानी मिलता है, गंगा का मिले तो गंगा का, हैंडपंप का मिले तो हैंडपंप का, गटर का मिले तो गटर का, आग बुझानी होगी। लेकिन उसके बाद इस तरीके के हालात भी पैदा करने होंगे कि एक वैकल्पिक राजनीति इस देश में आए और वो काम केवल समाजवादी और वामपंथी लोग ही कर सकते हैं। कोशिश जारी है, प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा कमरेड, एक चीज और देखते हैं कि इसमें ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है और खास करके हम कहेंगे
कि ये जो अपना समाजवादी आंदोलन रहा है, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्टों की तो बात भी दूसरी है, ये लोग समूह के रूप में और अपना टीम के रूप में विचारों को केंद्रित करके काम करते हैं। और यहाँ का जो अति अनुशासन है, ये अति अनुशासन ही है, वो कहीं ना कहीं से इनको बाधक भी बन जाता है। लेकिन ये जो अपने अन्य समाजवादी लोग हैं, उनके यहाँ जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है और व्यक्ति केंद्रित राजनीति करने का मामला है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसके चलते ये समाजवादी आंदोलन और अपने वामपंथी आंदोलन के बीच में भी भेद होता है। और उसमें भी खास करके वामपंथी आंदोलन भी जो टुकड़ों टुकड़ों बटा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा तो नहीं थी। तो आने वाले दिनों में जो हमको चुनौती मिल रही है, तो उस चुनौती को कैसे निपटेंगे लोग, कैसे निपट सकते? ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने समाजवादी आंदोलन को काफी नुकसान पहुंचाया। और जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के पीछे वही वजह थी कि तात्कालिकता, तुरंत कोई परिवर्तन आना चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो फलाने को हटाना है। तो आपस के बीच में ही उनके बीच में काफी रार पैदा हुई और ये काफी बड़ी समस्या रही हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन की स्थापना के समय से ही रही। इस बीच में काफी विकराल रूप उसने ग्रहण कर लिया और बड़े पैमाने पर समाजवादियों का अपने ही आंदोलन से मोह भंग हुआ और वो कुछ लोग जनसंघ में और बीजेपी में चले गए, कुछ लोग कांग्रेस में भी गए, कुछ लोग हमारे साथ भी आए थे, यमुना प्रसाद जी शास्त्री जी जैसे लोग। लेकिन ये समस्या तब पैदा होती है जब आप विचार की रणनीति को भूल जाते हैं, आपकी मंजिल क्या है वो भूल जाते हैं और आप अभी तात्कालिक रूप से जो कार्यनीति है उस पर आप जोर देते हैं। ये समस्या एक उनके साथ रही है। कम्युनिस्टों में ये समस्या नहीं रही। आप जिस अति अनुशासन की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ भी लोकतंत्र इस मामले में है कि जब हम फैसला लेने के पहले चर्चा करते हैं तो वो बहुत ही गंभीरता के साथ, तो बहुत ही तीखेपन के साथ होता है। चाहे वो 1996 में ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनना है कि नहीं बनना है, इस पर हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने जो विचार किया था, 3 या 4 के बहुमत से फैसला हुआ था। लेकिन ये जो सांगठनिक सिद्धांत है कि जो फैसला होगा उस वक्त हमें जो भी कुछ बोलना है वो बोलेंगे, लेकिन एक बार अगर फैसला हो गया तो उसको लागू करना है। ये जो एक सांगठनिक प्रणाली है हमारी, उस प्रणाली ने हमें काफी हद तक मदद दी है और हमें हालात को समझने में, हालात के मुकाबले में भी हमें काफी हद तक सहयोग दिया है। और मुझे लगता है कि समाजवादी आंदोलन को ये सीखना होगा कि भिन्न भिन्न राय हो सकती है। शरद यादव जी की एक राय थी, नीतीश भाई की एक राय होगी, लालू प्रसाद जी की एक राय होगी, मुलायम सिंह जी की परंपरा की एक राय होगी, लेकिन उन सारी रायों को किस तरीके से एकजुट किया जा सकता है और एक आम राय बना के, जिसमें हो सकता है कि मेरी राय न मानी जाए, एक आम राय बना के हम लोग बढ़ सकते हैं। ऐसे प्रयत्न समाजवादी आंदोलन को करने पड़ेंगे, तभी वो भूमिका निभा पाएगा। हमारी शुभकामना है कि ऐसा हो। अच्छा कामरेड, एक चीज और हम देखते हैं कि आज की तारीख में भारतीय संदर्भ ग्रहण में, तो आज की तारीख में एक विचित्र तरीके का शोषण उभर करके सामने आया है। सांप्रदायिक शोषण या धार्मिक शोषण कहिए या मानसिक शोषण कहिए, और एक कारपोरेट लूट है, कारपोरेट। और ये इन दोनों को, ये दोनों का तो लगभग एक ही रूप, एक ही सिक्के के अपना दो पहलू हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जैसे महाराष्ट्र चल रहा है, गुजरात चल रहा है, या पूरे देश के पैमाने पर है कि हिंदुत्व के नाम पर तो लोग थोड़ा सा बंट रहे हैं कि भैया वो सांप्रदायिक पार्टी है, वो हिंदुत्व को लेकर चल रही है और हम जो सबको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर विरोध करने वाले लोग कारपोरेट लूट के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। तो इस विभेद को, इस द्वंद्व से कैसे निपटा जा सकता है अपने मार्क्सवादी? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त हमारे देश में कारपोरेट और हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता का गठबंधन काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ गर्भनाल से जुड़े हुए हैं, घनघोर गठबंधन है, जबकि कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए। पूंजीवाद के विकास के लिए सांप्रदायिकता और फासीवाद उसके लिए भी अवरोध है। लेकिन हमारे देश में इस नई परिस्थितियों में कॉरपोरेट के पूंजीवाद ने यह पाया कि उनके लिए सांप्रदायिक हिंदुत्व उनकी लूट को आसान बनाने के लिए बढ़िया है। वो भी तात्कालिकता की ओर देख रहे हैं। हिटलर ने जो जर्मनी में किया था उसको देख नहीं रहे वो। लेकिन ये एक गठबंधन है।
नरेंद्र मोदी जी खुलेआम कॉरपोरेट के लूट के लिए पूरे देश को बेच रहे हैं, और कॉरपोरेट के नियंत्रित वाला मीडिया खुलेआम अवैज्ञानिक, अंधविश्वासी और नफरत पैदा करने वाली बातों को लोगों के बीच में ले जा रहा है। ये बात सही है। अब इसका दो तरीके से मुकाबला करना है आपको। एक तरीका तो यह कि दोनों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, तभी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और दोनों के खिलाफ अगर लड़ना है तो आपको कॉरपोरेट की लूट और हिंदुत्व के विभाजन और नफरत दोनों के मुद्दों को गठबंध करके एक साथ उससे लड़ना होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इस देश की बहुत सारी राजनीतिक धारा है जो ये मानते हैं, जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि कॉरपोरेट पूंजी को भी बढ़ना चाहिए। इसलिए वो कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये तात्कालिक रूप से हो सकता है कि उनके लिए फायदे के लिए हो, लेकिन दूरगामी रूप से ये फायदे नहीं होता। ये दुमुहा सांप है इस वक्त जो शासक वर्ग है हमारे, उसके केवल एक, और ये दुमुहा सांप मटियाला नहीं है कि जिसमें जहर नहीं है, इसके दोनों तरफ के मुंह में जहर है। केवल एक तरफ के विषदंतों को आप तोड़ देंगे और दूसरे तरफ का पनपता रहेगा, उससे लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। इस मामले में सिर्फ वामपंथी और काफी हद तक समाजवादियों का एक हिस्सा है जो ये मानता है कि दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। किसान आंदोलन इसका एक उदाहरण था। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक हिस्सा है जो ये मानता है कि नहीं, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता को तो रोका जाना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट पूंजी के खिलाफ उस तरीके की निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए। ये गलत समझदारी है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे कहा, राहुल गांधी के भाषण देख लीजिए, मुझे लगता है कि देर सवेर इस देश के इस तरीके के दलों के बीच में भी ये विश्वास पैदा होगा कि नहीं, दोनों से लड़ना पड़ेगा, केवल एक जहर को काटने से काम नहीं चलेगा। अच्छा कमरेड, एक चीज और हम देखते हैं कि हमारे वामपंथी आंदोलन में भी, हमारे समाजवादी आंदोलन में भी हम विरोध के या जो किसी दल विशेष या संगठन विशेष के विरोध में हम इस तरीके से आ जाते हैं कि अपना हम नारा बदल देते हैं, पहले राम फिर वाम, इस तरीके का भी स्लोगन चल पड़ता है। तो इस मानसिकता से वो ये किस तरीके से हमारा मार्क्सवाद निपटेगा? मुझे नहीं मालूम ये नारा कहां पे लग रहा है, क्योंकि राम और वाम के बीच में कोई द्वैत या अद्वैत वाला मामला नहीं है। वैसे भी राम इस देश के एक राम इस देश के, जी ये नारा बंगाल में लगा है। गलत लगा है जिनने भी लगाया। पहले राम फिर वाम वाला जो नारा है, वाम और राम के बीच, देखिए हमारा धर्म के मामले में बड़ा साफ दृष्टिकोण है। मार्क्स ने भी ये बात कही थी, हमारी पार्टी भी ये मानती है। हमारी पार्टी जो वैज्ञानिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास रखती है, हमारी पार्टी का सदस्य बनने के लिए नास्तिक होना आवश्यक नहीं है, नास्तिक होना जरूरी नहीं है। मार्क्स ने भी ये बात कही थी कि धर्म एक खास तरीके की परिस्थितियों में पैदा हुआ है, वो खास तरीके की परिस्थितियों पर हमला करिए, धर्म पर हमला करके उसको शहीद मत बनाइए। एंगेल्स ने एक वाक्य बोला था, बहुत रोचक काव्यात्मक वाक्य है। उन्होंने कहा था कि धर्म आंसुओं की घाटी का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पर हमला मत कीजिए, आंसुओं की घाटी को सुखाइए। इसलिए धर्म को हम उस हिसाब से लेते हैं, लेकिन धर्म को राजनीति में किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के हम पूरी तरीके से खिलाफ हैं। इसलिए पहले राम फिर वाम, वाम और राम दोनों, इस तरीके की बातें किसी भी स्तर पर वामपंथी आंदोलन ने, खासतौर से जो संगठित वामपंथी आंदोलन है, उसने कभी इस्तेमाल नहीं की। अगर आपके पास कहीं से ये खबर आई है तो वो गलत है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये भी गलत है। राम और वाम के बीच में न द्वैत है न अद्वैत है। जी अच्छा कॉमरेड, ये फिर ऐसी हालत में ये पूरा भारत तो एक तरीके से पूरा दुनिया है, और ये और आज की तारीख में भारत अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि अब हमारे पास इतना बड़ा बाजार है। लेकिन इतने बड़े बाजार को भी और इतनी परिपक्व समाजवाद के लिए उर्वरा भूमि में हम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। समाजवाद को लागू करने के लिए हमको तमाम डेविएशन का हमको सहारा लेना पड़ता है, और ऐसे लोगों को हमको साथ लेना पड़ रहा है जो समाजवाद से काफी दूर है। तो इस रणनीति के तहत अपने मार्क्सवादी लोग या वैज्ञानिक समाजवादी आंदोलन जो है वो उसको कैसे तालमेल बिठा पाएगा यहाँ विकल्प देने के, वैकल्पिक राजनीति के लिए? देखिए बात आपकी सही है।
जी, आप बोलते बात आपकी रहिए। सही है। हाँ, बात आपकी सही है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक बात शुरू में कही थी, और वो ये कहा था कि आपको, एक तो आपके घर में आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने के लिए पहला काम है आपका, तो उसके लिए आप गंगा जल से लेके गटर के पानी तक सबका इस्तेमाल करते हैं, वो जायज है। लेकिन दूसरा सवाल है कि आप उस आग के सारे कारणों को निर्मूल कर देना चाहते हैं। उसके लिए आपको दोनों के खिलाफ ही लड़ने के लिए होना होगा। तो एक समय विशेष के लिए कार्यनीति अलग हो सकती है, लेकिन अंततः आपको जो विकल्प लेकर आना है वो तभी लेकर आना है। भारत के सामने जो आपने कहा, एक जो साध्वी और साधुओं की वजह से हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो गए हैं, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हमारे पास मैन पावर बहुत है। हमारे पास 65% से ज्यादा युवा, आबादी का हिस्सा युवा है। इस शक्ति का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं हम लोग। वो करने के लिए सरकार को बाध्य करना होगा। हम विश्व में एक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उस संकीर्ण मनोवृत्ति के साथ नहीं जिस संकीर्ण मनोवृत्ति के साथ हमारे देश के शासक अभी काम कर रहे हैं। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि ऐसा होगा। उसकी एक वजह यह है कि 5000 साल के इतिहास में आप अगर उठा के देख लें तो बहुत सारे अप डाउन रहे, लेकिन धर्म के आधार पर चलने वाला राष्ट्र ये भारत कभी नहीं बना। आखिरी बात मैं ये कह रहा था कि ठीक है, हम लोगों को, समाजवादियों को और वामपंथियों को और मार्क्सवादियों को, जो जटिलता है उन जटिलताओं से बाहर निकलने के लिए नई नई टेक्निक लानी चाहिए, नए नए रास्ते खोजने चाहिए। लेकिन आज की स्थिति के लिए केवल हमें श्रेय मत दीजिए, केवल वामपंथी या समाजवादियों को भी श्रेय मत दीजिए। कुछ हमारी विफलताएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ सामने वाले की धूर्तताओं को भी तो श्रेय दिया जाना चाहिए। सामने वाले ने जिस तरीके से पूरे मीडिया पर नियंत्रण करके, पूरा वर्चस्व आर्थिक रूप से कायम करके, पूरे लोकतंत्र को समेटकर धन तंत्र और ठग तंत्र में बदलकर जिस तरीके की एक मतलब शकुनी की बिसात बिछाई है, उस बिसात पर लड़ने के लिए हम लोगों को भी नए तरीके की कौशल को विकसित करना होगा। तो इस स्थिति के लिए केवल हमें श्रेय मत दीजिए, थोड़ा बहुत श्रेय आरएसएस को, मोदी जी को भी दीजिए कि उन्होंने अपने सारे सोच विचार को त्याग कर हड़बड़ी में इस देश का सत्यानाश करने का बीड़ा उठाया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड बादल सरोज जी। तो इस तरह से आज हमने कार्ल मार्क्स को याद किया, कार्ल मार्क्स को याद किया, खास करके भारतीय संदर्भ में। और भारतीय संदर्भ में जहां सीधे सीधे वो उस समय भी रेखाएं से अपना खींची हुई थी, और आज भारत में भी रेखाएं खींची हुई हैं। एक तरफ अंधविश्वास है, छद्म शोषण है, और एक तरफ वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक समाजवाद है। ये लोग जानते हैं कि अगर हमारा वैज्ञानिक दृष्टि अगर हमारी विकसित होगी, अगर हम सोचना शुरू करेंगे, अगर हम प्रश्न करना शुरू कर देंगे, तो इनका अंधविश्वास नहीं टिक पाएगा उस कसौटी पर। तो एक तरफ है कि किस तरीके से वैज्ञानिक दर्शन को, वैज्ञानिक सोच को कुंद किया जाए, और एक तरफ है कि उसको किस तरीके से बाबाओं के माध्यम से, शादियों के माध्यम से और तमाम जो धर्म आख्यान वो करके ये पूरी जनता को मानसिक गुलामी में ढकेला जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, मार्क्स भी अपना कहा करते थे कि लोकतांत्रिक पद्धति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही ऐसी है जिसके तहत समाजवाद जिंदा रह सकता है, समाजवाद फल फूल सकता है। और ये वही अंधविश्वासी लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, लोकतंत्र, जनता की बात सुनो ही मत, उसकी बात मानो ही मत, उसकी जरूरत ही नहीं है। हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, जो हम कह रहे हैं वही परम सत्य है, जो हम सोच लिए वो सुनो। हमको ये लोगों की बात नहीं सुननी है, लोगों के मन की बात हमको नहीं सुननी है, हमको अपने मन की बात बतानी है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, उसको केवल फॉलो करो। तो आज मार्क्स इतने दिनों बाद भी वैसे ही प्रासंगिक है, मार्क्सवाद वैसे ही प्रासंगिक है, मार्क्सवाद उतना ही जरूरी है जितना जरूरी सृष्टि का ये अपना सतत विकास है, ये प्रकृति का सतत विकास है। प्रकृति को से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति से अगर हम संघर्ष करेंगे, तो हमारा विनाश सुनिश्चित है। अगर हमको चलना है, अपने विकास के रास्ते पे चलना है, तो ये कालचक्र और जो काल की पहिए को सतत घूमते रहना होगा। उसको रोकने का प्रयास मतलब अपने आप को ये विनष्ट की तरफ ले जाना है, प्राकृतिक दुर्भिक्ष
की तरफ ले जाना है, तो आज मार्क्स हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है या उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिक है जितना वो उस समय हुआ करता था 1818 में अपने जैसा हुआ करता था, 1917 में जैसा हुआ करता था, उससे ज्यादा आज जरूरी हमारा मार्क्स है। और मार्क्स के उन सिद्धांतों पर, उनके वैज्ञानिक समाजवाद की ही नींव पर हमारे देश में आज की तारीख में भी वैकल्पिक राजनीति खड़ी हो सकती है। उससे अलग हट करके अगर हम सोचते हैं तो ये हमें अपना छलावा देना है, अपना भ्रम देना है। आप हमारे साथ आए बादल सरोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुजन संवाद के अपने दर्शकों के लिए फिर हम आते रहेंगे ऐसे विशेष अवसरों पर, ऐसी वैचारिक बहस के लिए, ऐसी वैचारिक